अब आज हम स्टार्ट करेंगे बॉटनी। क्या स्टार्ट करेंगे? बॉटनी। और बॉटनी को आप क्या कहेंगे? वनस्पति विज्ञान। बॉटनी को हम कहेंगे वनस्पति विज्ञान, बॉटनी। अब देखो, सबसे पहले तो हम बॉटनी के बारे में समझते हैं कि बॉटनी क्या होती है, आखिरकार ये वनस्पति विज्ञान क्या है। तो ध्यान से सुनो, बॉटनी क्या है, वनस्पति विज्ञान क्या है। देखो, साइंस की एक ऐसी ब्रांच है, साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम प्लांट की स्टडी करते हैं। हम प्लांट की क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। यानी कि ब्रांच ऑफ साइंस, विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंदर, विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें हम सभी प्लांट्स के बारे में, पादपों की जितने भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, जितनी भी हमें जानकारी चाहिए, वो हमें कहां से मिलेगी? बॉटनी से मिलेगी, वनस्पति विज्ञान से मिलेगी। आगे देखो, अगला सवाल आपके पास में क्या बनता है? फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? यानी कि वनस्पति विज्ञान का पिता, फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? तो आपका आंसर आना चाहिए थियोफ्रेस्टस। आपका आंसर क्या आना चाहिए? थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक ने इस बॉटनी के बारे में सब कुछ जानकारी दी, इसीलिए इसे हम फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जानते हैं। तो सवाल आपसे क्या बन जाए कि बताओ, बॉटनी, वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। अगर बॉटनी की जगह आपको जूलॉजी का पूछ लिया जाए, बॉटनी की जगह किसका पूछ लिया जाए? जूलॉजी का। जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान का पूछ लिया जाए तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? अरिस्टोटल। और अरिस्टोटल को हम हिंदी में क्या कहते हैं? अरस्तु। क्या कहा जाता है? अरिस्टोटल, या फिर क्या कहा जाता है? अरस्तु कहा जाता है। क्लियर है? यानी फादर ऑफ बॉटनी हम किसे कहेंगे? थियोफ्रेस्टस को कहेंगे। और फादर ऑफ जूलॉजी आप किसको कहेंगे? अरिस्टोटल या फिर अरस्तु को कहा जाएगा। ठीक है। अब देखो, सवाल ये बनता है कि फादर ऑफ बॉटनी हम थियोफ्रेस्टस को क्यों कहते हैं? क्या कारण है कि थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी, यानी कि बॉटनी का जनक या फिर बॉटनी का पिता कहा जाता है? तो इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि थियोफ्रेस्टस ने क्या किया, कुल 500 पादप, कुल 500 जो पादप थे, इन 500 पादपों के बारे में स्टडी की। टोटल 500 पादपों के बारे में क्या की? स्टडी की। इनका क्लासिफिकेशन किया, इसका वर्गीकरण किया, और इन 500 पादपों का कौन सा नाम दे दिया? वैज्ञानिक नाम दे दिया। भाई 500 पादप कम नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा हैं, और इनका क्या दिया? हमें वैज्ञानिक नाम दिया। जैसे आज हम आम का नाम पढ़ते हैं, वैज्ञानिक नाम तो हम क्या बोलते हैं? मैंजीफेरा इंडिका बोलते हैं। ठीक है। तो कुल 500 पादप इस थियोफ्रेस्टस ने स्टडी की। 500 पादपों के हर एक जो इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, उसको हमें बताया। अब वो इंफॉर्मेशन हमें किसमें मिलती है? तो इस थियोफ्रेस्टस ने एक बुक लिखी, एक पुस्तक लिखी, और उस पुस्तक का नाम था द स्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम नाम की एक पुस्तक लिखी। क्या लिखी? एक बुक लिख दी इसने। और थियोफ्रेस्टस ने जो बुक लिखी उसका नाम क्या था? द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। प्लांटेरम का मतलब पादपों से रिलेटेड जो हिस्ट्री थी, जो इतिहास है प्लांटों से रिलेटेड, उसको किसमें रख दिया गया? द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम में रखा गया। अब आपसे सीधा सवाल पूछेगा कि थियोफ्रेस्टस की बुक का नाम क्या था? आप क्या कहेंगे? द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम था। आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा कि द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम में कितने पादपों की जानकारी हमें मिलती है? तो आप क्या कहेंगे? टोटल जो 500 पादप है, 500 जो प्लांट है, उनकी हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है। क्लियर है इतना? तो इसीलिए हम फादर ऑफ बॉटनी किसको कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। क्लियर है? अब देखो, इन पादपों का हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है? प्लांट क्लासिफिकेशन, पादपों का वर्गीकरण। देखो, सबसे पहले क्लासिफिकेशन के लिए जो सबसे पहले अगर किसी ने कोशिश की थी वर्गीकरण को समझाने के लिए, तो उस वैज्ञानिक का नाम था कैरोलस लिनियस। क्या नाम था?
कैरोलस लीनियस। यानी अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि सबसे पहले जो वर्गीकरण है, केवल वर्गीकरण, ठीक है, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं? कैरोलस लीनियस को कहते हैं। आप लिख सकते हैं फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि जो वर्गीकरण किया गया है जिसमें पादपों को अलग रखा गया है, जंतुओं को अलग रखा गया है, शैवालों को अलग रखा गया है, कवक को अलग रखा गया है, यानी कि ये जो वर्गीकरण है, ये वर्गीकरण के बारे में सबसे पहले समझाने के लिए कौन आया था? कैरोलस लीनियस आया था। इसीलिए कैरोलस लीनियस को हम फादर ऑफ क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। यानी कि वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। आप देखो इस कैरोलस लीनियस ने क्या किया कि जितने भी जीव हैं, यानी कि धरती पे जितने भी जीव उपस्थित हैं, उनको दो जगत में बांट दिया। कितने जगत में? दो जगत में। इसलिए कैरोलस लीनियस को क्या कहा जाता है कि कैरोलस लीनियस ने द्विजगत वर्गीकरण प्रणाली दी थी। द्विजगत वर्गीकरण प्रणाली। आपसे सवाल अच्छा बन जाता है कि बताओ द्विजगत, द्विजगत यानी संपूर्ण ब्रह्मांड या फिर अपनी अर्थ पर जितने भी जीव हैं, उन जीवों को कितने जगत में बांट दिया? दो जगत में, दो किंगडम बना दिए। और वो दो किंगडम के लिए हम इसको क्या बोलते हैं? द्विजगत वर्गीकरण प्रणाली इसको कहा जाता है। तो द्विजगत वर्गीकरण, सबसे पहले वर्गीकरण प्रणाली कौन सी आई थी? आप क्या कहेंगे? द्विजगत वर्गीकरण प्रणाली आई थी। और किसने दी थी? कैरोलस लीनियस ने दी थी। अब देखो कैरोलस लीनियस ने क्या किया? कैरोलस लीनियस ने संपूर्ण जगत को, संपूर्ण जो जीव है उनको दो भागों में बांट दिया, दो जगत बना दिए। एक कौन सा हो गया? पादप जगत। एक कौन सा हो गया? पादप जगत हो गया। और एक कौन सा हो गया? जंतु जगत। दो जगत बनाया इसने, एक का नाम क्या था? पादप जगत, और दूसरे का नाम क्या था? जंतु जगत। ठीक है, जिसमें आज हमारी क्लास में हम किसको पढ़ेंगे? इस प्लांट किंगडम को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? पादप जगत को पढ़ेंगे। हम एनिमल किंगडम की बात बाद में करेंगे, अभी हम एनिमल किंगडम को नहीं पढ़ेंगे। तो आपसे देखो ये सवाल अच्छा बन जाता है कि सबसे पहले वर्गीकरण की कोशिश किसने की थी? तो आपका आंसर आना चाहिए कैरोलस लीनियस ने की थी। इसीलिए हम फादर ऑफ बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का जो पिता है वो किसको कहते हैं? आपका आंसर क्या आना चाहिए? कैरोलस लीनियस को कहते हैं। और कैरोलस लीनियस ने जितने भी जीव हमारी धरती पर प्रेजेंट है उनको केवल दो जगत में बांट दिया। एक जगत को उसने पादप कह दिया और एक जगत को क्या कह दिया? एनिमल कह दिया। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि कुछ जीव ऐसे हैं जो ना तो पादप है और ना ही जंतु है, तो आप उनको कैसे रखोगे? कुछ जीव ऐसे हैं जो पादपों के लक्षण भी रखते हैं और जंतुओं के लक्षण भी रखते हैं। अब बताओ हम उसे पादप माने, जंतु माने? तो बहुत तगड़ा कंफ्यूजन होने लग गया कि कोई बोल रहा है ये पादप है, कोई बोल रहा है ये जंतु है। अब युगलिना को पहले जंतु बताया गया और फिर युगलिना को कोई पादप बता रहा, और लास्ट के अंदर कंक्लूजन निकल के आया कि युगलिना तो पादप और जंतु के बीच की कड़ी होती है। अब भाई ये कौन सी बात आ गई? अब आप दोनों के बीच की कड़ी बता रहे हो, कभी आप इसको पादप कह रहे हो, कभी इसको क्या कह रहे हो? आप जंतु कह रहे हो। तो बहुत कंफ्यूजन वाली बात हो गई। अब इसको कोई ना कोई तो सुलझाएगा। भाई जब हमें कोई कंफ्यूजन होता है तो हम किसी ना किसी से तो बात को समझते हैं। तो उस कंफ्यूजन को समझने के लिए इस कैरोलस लीनियस के बाद एक वैज्ञानिक आते हैं और उस वैज्ञानिक का नाम था आर.एच. व्हिटेकर। वैज्ञानिक का नाम क्या था? आप क्या कहेंगे? आर.एच. व्हिटेकर नामक एक वैज्ञानिक आया। कौन सा वैज्ञानिक आया? आर.एच. व्हिटेकर। देखो बीच बीच में त्रिजगत भी आया था, 4 भी आया था, लेकिन सक्सेसफुल कौन सा निकला था? बीच में कौन सा आया? आर.एच. व्हिटेकर नाम का एक वैज्ञानिक आया। और आर.एच. व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक ने क्या दे दी? पंच जगत प्रणाली दे दी। क्या दे दी? पंच जगत प्रणाली। यानी संपूर्ण जीवों को, जितने भी जीव हैं उनको कितने जगत में बांटा? उसने 5 जगत में बांटा। यानी इसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। आर.एच. व्हिटेकर ने क्या दिया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। और उस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में देखो इसने क्या क्या बताया हमें। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में वो 5 किंगडम कौन कौन से थे जो किसने बताए? आर.एच. व्हिटेकर ने बताए। तो सबसे अच्छा सवाल यही से देखने को मिलता है। और वो 5 किंगडम कौन से थे? आप मुझे बोलोगे सबसे पहला किंगडम कौन सा था? तो आप क्या कहेंगे? मोनेरा था। पहला कौन सा था? मोनेरा। दूसरा कौन सा था? तो आप क्या कहेंगे? मैडम प्रोटोजोआ था। दूसरा कौन सा था? प्रोटोजोआ। अब इस चीज को आप चैलेंज समझो, ये हमारे लिए एक चैलेंज है। क्या चैलेंज है? हमें ये टर्म्स याद होनी चाहिए।
भाई अगर हमें इतना ब्रेन दे रखा है और 4% 2% ब्रेन को यूज करके अगर अपन इतनी चीजें याद कर सकते हैं तो ये तो बहुत सिंपल है, ये चैलेंज है हमारे लिए। तो ये 5 किंगडम कौन से बना दिए? पहला कौन सा बना दिया? मोनेरा बना दिया। दूसरा कौन सा बना दिया? प्रोटिस्टा बना दिया। तीसरा कौन सा बना दिया? तो आप क्या कहेंगे मैडम? फंगाई या फिर फंजाई। फंजाई को आप क्या कहते हैं? कवक कहते हैं। फंजाई को आप क्या कहते हैं? कवक कहते हैं। चौथा इसने क्या बना दिया? तो चौथा इसने क्या बना दिया? प्लांटी बना दिया। क्या बना दिया? प्लांटी। और प्लांटी के अंदर क्या आते हैं? सभी पादप आते हैं। और पांचवा इसने क्या बना दिया? तो आप कहेंगे मैडम एनिमेलिया बना दिया। क्या बना दिया? एनिमेलिया। और एनिमेलिया के अंदर सभी क्या आते हैं? तो आप क्या कहेंगे? ऑल एनिमल्स। सभी जो जंतु हैं वो किसके अंदर आते हैं? एनिमेलिया के अंदर आते हैं। तो अब क्या हुआ भाई? कुछ ऐसी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं थी जो सरल प्रकार की है, मोनेरा में आ गई। फिर एक कोशिका यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा में आ गई। मैं इन सब के बारे में आपको अच्छे से पढ़ाऊंगी, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, लाइफ में कभी भी नहीं भूलोगे कि मोनेरा क्या होता है, प्रोटोजोआ क्या होता है, या फिर प्रोटिस्टा। आप इसको प्रोटिस्टा लिखेंगे तो सही रहेगा, प्रोटिस्टा। इसको प्रोटिस्टा कहा जाता है, प्रोटिस्टा लिखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई कवक हो गया, प्लांटी पादप हो गया, एनिमेलिया हो गया। ये पांचों किंगडम इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि आप जिंदगी में नहीं भूल पाओगे, ये तो मेरी गारंटी है। ठीक है, चाहे मुझे कैसे भी याद करवाना पड़े, चाहे 10 बार पढ़ाना पड़े इस टॉपिक को, मैं पढ़ाऊंगी, लेकिन आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। क्लियर है? तो आप बस मेरा साथ देते रहो, क्लास को शेयर करते रहो टाइम टू टाइम। बस आई बात समझ में? ठीक है, अब देखो हमारा जो टॉपिक है, मैंने आपको इतनी बात बता दी। मैंने क्या बताया? देखो मैंने आपको बताया कि बोटनी क्या है। बोटनी में हम किसकी स्टडी करते हैं? प्लांट की स्टडी करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा कि फादर ऑफ बोटनी थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसने अपनी द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम नामक बुक में 500 पादपों की स्टडी करके उनकी इंफॉर्मेशन के साथ साथ हमें उनका वैज्ञानिक नाम भी दे दिया। किसने दे दिया? थियोफ्रेस्टस ने। फिर हमने क्या पढ़ा? फादर ऑफ जूलॉजी हम किसको कहते हैं? तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? फादर ऑफ जूलॉजी हम अरिस्टोटल या फिर अरस्तु को कहते हैं। फिर मैंने कहा कि उसके बाद एक वैज्ञानिक आते हैं जिसे हम फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं, जिसका नाम क्या है? कैरोलस लीनियस है। कैरोलस लीनियस ने क्या किया? संपूर्ण जो जंतु है, जितने भी जीव है, जीव उनको 2 जगत में बांट दिया, एक पादप जगत और एक जंतु जगत। लेकिन हुआ क्या भाई? कंफ्यूजन होने लग गया कि किसको हम पादप माने, किसको जंतु माने, क्योंकि कुछ जीव तो ऐसे थे जो पादपों के लक्षण भी रखते हैं और जंतुओं के लक्षण भी रखते हैं। अब कैसे पॉसिबल होगा? तो हुआ क्या, बाद में इस समस्या को खत्म करने के लिए दूसरे वैज्ञानिक आए, और वो दूसरे वैज्ञानिक कौन से थे? आप क्या कहेंगे? दूसरा वैज्ञानिक था आर.एच. विटेकर, और आर.एच. विटेकर ने क्या दे दी? पंच जगत प्रणाली यानी कि 5 किंगडम थ्योरी उसने दे दी। अब आगे की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे केवल प्लांट क्लासिफिकेशन की। केवल किसके बारे में बात करेंगे? क्योंकि आज का हमारा टॉपिक यही है। तो आप अब हेडिंग लिख लेंगे प्लांट क्लासिफिकेशन। आपकी हेडिंग क्या होगी? प्लांट क्लासिफिकेशन यानी कि पादपों का वर्गीकरण। और इसके लिए आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी, तो साथ साथ बनाते जाना। ठीक है, हाँ, वर्गीकी के पिता कैरोलस लीनियस। ठीक है, तो आपको हेडिंग लिखनी है प्लांट क्लासिफिकेशन। प्लांट क्लासिफिकेशन, और प्लांट क्लासिफिकेशन, प्लांट्स का जो वर्गीकरण है, इसकी एक टेबल बनेगी, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा इसका क्लासिफिकेशन है। और लेकिन याद करवाने की गारंटी मेरी है। किंगडम यानी किंगडम नहीं समझते आप, जगत समझाऊंगी, जिसमें बहुत सारे वर्ग आते हैं, बहुत सारी स्पीसीज आती है, ये सब। ठीक है, अब देखो प्लांट क्लासिफिकेशन की बात करूं तो सबसे पहले पादपों को 2 भागों में बांटा गया। पादपों को कितने भागों में बांटा गया? आप कहेंगे मैम 2 भागों में बांटा गया। अब वो 2 भाग कौन से हैं? तो पहला जो भाग है इसको कहा जाता है क्रिप्टोगेमस। क्या कहा जाता है? क्रिप्टोगेमस कहा जाता है। अब आप कहोगे मैडम ये क्रिप्टोगेमस क्या है? आपको देखो टेक्निकल ये नाम है, चैलेंज है, आपको याद करना है। पहला कौन सा हो गया? क्रिप्टोगेमस। जो स्टूडेंट चैटिंग में बात कर रहे हैं ना एक दूसरे से, रुक जाओ मेरे भाई लोगों, पहले वो चीज समझ लो मैं जो कोशिश कर रही हूं। सबसे पहले पादप जगत को बांटने के लिए प्लांट के क्लासिफिकेशन में पहला जो हम टर्म पढ़ते हैं वो क्या होती है? क्रिप्टोगेमस। अब ये क्रिप्टोगेमस क्या है? एक बार रुको, पहले मैं इसका दूसरा नाम लिख सकती हूँ कि इसका जो दूसरा भाग बनाया उसको अपन क्या कहते हैं? तो आपका आंसर आना चाहिए फेनेरोगेम्स। क्या कहते हैं? फेनेरोगेम्स के नाम से जानते हैं। ठीक है,
यानी पादपों के हमने दो भाग बना दिए, एक तो कैसे हो गए क्रिप्टोगैम्स और दूसरे कैसे हो गए फेनेरोगैम्स हो गए। अब ये क्रिप्टोगैम्स कौन से होते हैं, देखो क्रिप्टोगैम्स को हिंदी में, हिंदी वर्ड भी याद रखना है, क्रिप्टोगैम्स को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो अपुष्पोद्भिद, अपुष्पोद्भिद कहा जाता है, अपुष्पोद्भिद कहा जाता है, या फिर इनको क्या कहा जा सकता है, बीज रहित पादप, बीज रहित पादप, अपुष्पोद्भिद कहा जा सकता है, या फिर क्रिप्टोगैम्स को क्या कहा जा सकता है, बीज रहित पादप कहा जा सकता है। फ्लावरलेस होते हैं, इनमें फ्लावर नहीं बनते। फेनेरोगैम्स को आप क्या कहेंगे, तो अगर वो अपुष्पोद्भिद हैं तो आप इसको क्या बोल दोगे, पुष्पोद्भिद पादप, आप इसको क्या बोल दोगे, पुष्पोद्भिद, या फिर आप क्या बोल दोगे, बीज सहित पादप, बीज सहित, यानी कि बीज जिनमें बनते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, फेनेरोगैम्स कहते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको क्या पढ़ना है कि क्रिप्टोगैम्स, क्रिप्टोगैम्स को आप हिंदी में क्या कह रहे हैं, अपुष्पोद्भिद या फिर बीज रहित कह रहे हैं। तो एक बात समझ गए होंगे कि क्रिप्टोगैम्स वो पादप होंगे जिनमें फ्लावर, यानी कि जिनमें पुष्प नहीं बनते, यानी फ्लावर्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, फ्लावर्स क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। और अगर फ्लावर्स एब्सेंट है तो आप ये कहोगे कि मैडम उसके अंदर सीड यानी बीज भी नहीं बनेंगे, तो बीज भी क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। तो वे सारे के सारे पादप, वे सारे के सारे प्लांट जिनमें फूल नहीं बनते और जिनमें बीज नहीं बनते, वे सारे के सारे पादप जिनमें फूल नहीं बनते, जिनमें बीज नहीं बनते, उनको क्या कहा जाता है, क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, क्रिप्टोगैम्स कहा जाएगा। इसके बाद आप क्या कहेंगे, पुष्पोद्भिद पादप में आप क्या कहेंगे कि इस वर्ग में या फिर इस समूह में ऐसे पादप रखे जाएंगे जिनमें फ्लावर्स, जिनमें क्या फूल, फ्लावर्स, पुष्प क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। और अगर पुष्प प्रेजेंट है तो यहाँ पे सीड यानी बीज भी क्या होंगे, बनेंगे। भाई सिंपल सी बात है कि क्रिप्टोगैम्स के अंदर पुष्पोद्भिद की बात करें तो पुष्पोद्भिद का मतलब क्या बनेंगे, फ्लावर्स बनेंगे, और फ्लावर्स बनेंगे तो क्या बनेंगे, बीज बनेंगे, यानी कि सीड बनेंगे। यानी हमने पादपों को दो भागों में बांट दिया। वे पादप, ध्यान से सुनो, वे पादप जिनमें पुष्प बनते हैं, और पुष्प बनेंगे तो क्या बनेंगे, बीज बनेंगे। तो जब पुष्प और बीज बन रहे हैं तो उसको आप किसमें रखोगे, फेनेरोगैम्स में। और वे पादप जिनमें पुष्प और साथ में बीज नहीं बनते उसको हम किस में रखते हैं, क्रिप्टोगैम्स में रखते हैं, उसको किस में रखते हैं, क्रिप्टोगैम्स में। मैं एक बार बता देती हूँ, ये हर एक एग्जाम में आने वाला टॉपिक है, हर एक एग्जाम में, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो ये टॉपिक जरूर पढ़ो। ओके, अब देखो ये जो क्रिप्टोगैम्स है, इन क्रिप्टोगैम्स में भी पादपों को तीन भागों में बांट दिया। कितने भागों में, तीन भागों में। तभी मैंने कहा था कि आपको साथ साथ टेबल बनाते जाना है, लंबी टेबल बनेगी। कितने भागों में बांटा, तीन भागों में बांटा। सबसे पहले वे क्रिप्टोगैम्स, उनको नाम क्या लिया गया, थेलोफाइटा। क्या कहा जाता है, थेलोफाइटा कहा जाता है। हिंदी और इंग्लिश में सेम नाम है, क्या कहा जाता है इनको, थेलोफाइटा कहा जाता है। और थेलोफाइटा से बहुत अच्छे सवाल देखने को मिलते हैं। थेलोफाइटा से अच्छा सवाल आता है, सवाल पूछ लिया जाता है, बताओ क्लोरेला जिसे हम अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन कहते हैं, वो कौन से पादप समूह का सदस्य है, तो वो किसका होता है, थेलोफाइटा का होता है। मैं अभी आपको अच्छे से समझाऊंगी कि थेलोफाइटा क्या होता है। एक बार आप इतना याद रखो कि क्रिप्टोगैम्स में पहला जो ग्रुप आता है वो क्या होता है, थेलोफाइटा होता है। दूसरा ग्रुप क्या होता है, उसका नाम आपको याद रखना है, ब्रायोफाइटा। क्या नाम होता है, आप क्या कहेंगे, ब्रायोफाइटा। क्या नाम होगा, ब्रायोफाइटा। और जो तीसरा इसका ग्रुप है उसका नाम क्या होगा, टेरिडोफाइटा। क्या नाम होगा, टेरिडोफाइटा। अब देखो नाम कुछ ऐसे हैं, लेकिन मैं शुरू से बोलती आ रही हूं आपको, नाम कुछ ऐसे, लेकिन मैं शुरू से, आज मैं बीच में कमेंट नहीं देखूंगी, पहले बता रही हूं, क्योंकि बॉटनी है, एक भी पॉइंट मिस हो गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, मैं बीच में कमेंट नहीं देखूंगी, लास्ट में मैं आप सबके कमेंट देख लूंगी, या फिर क्वेश्चन पूछूंगी तो मैं देख लूंगी, नाराज होने की जरूरत नहीं है प्लीज। ठीक है, तो हमने क्या किया कि क्रिप्टोगैम्स को तीन भागों में बांट दिया। एक, कुछ पादप ऐसे होते हैं जो किस में आते हैं, थेलोफाइटा में आते हैं। कुछ पादप ऐसे आते हैं जो किस में आते हैं, ब्रायोफाइटा में आते हैं। आदित्य प्रजापति जी प्लीज आप अच्छे से पढ़ा करो, हर एक क्लास के अंदर योर टीचिंग इज रॉन्ग, योर टीचिंग इज रॉन्ग। हर एक टीचर गलत पढ़ाता है क्या, इसके अलावा सही क्या है वो तुम्हें पता है,
खुद को नहीं पता तुम्हें? हर टीचर की क्लास में, एक टीचर की क्लास की बात नहीं है, हर टीचर की क्लास में पॉलिटिक्स फैलानी है तो यहां क्यों आ रहे हो? पॉलिटिक्स ही फैलानी है तो यहां क्यों आ रहे? जाओ ना यहां से। तो क्रिप्टो गेम्स के अंदर हम क्या रखते हैं? 3 ग्रुप्स को रखते हैं। एक हमारा क्या होता है? थेलोफाइटा। दूसरा कौन सा होता है? ब्रायोफाइटा। और तीसरा कौन सा होता है? टेरिडोफाइटा। ठीक है, अब आप बोलोगे मैडम थेलोफाइटा क्या है, ब्रायोफाइटा क्या है, टेरिडोफाइटा क्या है? तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं आपको इतने अच्छे से समझाऊंगी, आपको सब कुछ क्या हो जाएगा? अच्छे से याद हो जाएगा। इसके बाद देखो, हमारा जो थेलोफाइटा है, इस थेलोफाइटा के भी 2 ग्रुप होते हैं। थेलोफाइटा के भी कितने होते हैं? 2 ग्रुप होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप किसको रखेंगे? एल्गी को रखेंगे। किसको रखेंगे? एल्गी। और एल्गी को हम क्या कहते हैं? सेवाल कहते हैं। एल्गी को क्या कहा जाता है? सेवाल कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सवाल यही बनेगा, किसी भी सेवाल का नाम दे दिया, जैसे मान लो आपको जिलेडियम का नाम दे दिया, आपको ग्रेसिलेरिया का नाम दे दिया, आपको सेवाल का नाम दे दिया, और फिर आपसे पूछेगा कि बताओ ये कौन से पादप समूह का सदस्य है? थेलोफाइटा का है, ब्रायोफाइटा का है, या टेरिडोफाइटा का है? तो ये बात आपको याद रखनी है कि थेलोफाइटा को फिर से हम 2 ग्रुप में बांट देते हैं। पहला कौन सा आता है? एल्गी, सेवाल। और दूसरे कौन से आते हैं इसमें? फंगाई। फंगाई को हम क्या कहते हैं? कवक कहते हैं। अब एक कंफ्यूजन दूर कर लेना, अभी मैंने 5 जगत प्रणाली लिखी थी, उसमें मैंने क्या लिखा था? मोनेरा प्रोटेस्टा फंगाई। अब आप बोलोगे फिर मैंने क्या लिखा था? प्लांट। मैंने वहां से पादपों से अलग पढ़ा था ना फंगाई को। अब ऐसा क्यों है? देखो, पहले फंगाई को हम यहां पढ़ते थे थेलोफाइटा का सदस्य, पहले फंगाई को थेलोफाइटा का सदस्य माना जाता था, लेकिन अब इसको थेलोफाइटा से हटा दिया गया है। तो सवाल यह भी बन सकता है कि ऐसे कौन से एग्जाम्पल है, ऐसा कौन सा उदाहरण है जो पहले थेलोफाइटा का सदस्य था और अब नहीं है? तो आप क्या कहेंगे? जितने भी फंगस होते हैं, जितने भी कवक होते हैं, वो अब थेलोफाइटा के सदस्य नहीं है। क्लियर है? ये आपको क्रॉस लगा देना है कि फंगाई को अब यहां से हटा दिया गया है। अब हम फंगाई को आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसको एक बार छोड़ो, अब आते हैं हम फेनेरोगैम्स पे। पुष्पोद्भिद पादप, जिनमें क्या बनते हैं? पुष्प बनते हैं। और पुष्प बनने वाले जो पादप हैं, देखो ये हम 2 पढ़ते हैं। कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। एक को आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे मैडम जिम्नोस्पर्म। आप क्या कहेंगे? जिम्नोस्पर्म। नाम कुछ ऐसे ही है, आपको याद रखना है। क्या कहेंगे? जिम्नोस्पर्म करते हैं, जिम्नोस्पर्म कहते हैं। और जिम्नोस्पर्म को आप हिंदी में क्या कहते हैं? अनावृत बीजी। क्या कहा जाता है? अनावृत बीजी। और नाम से ही पता चल रहा है, अनावृत बीजी, यानी कि जिनके बीज के बाहर की तरफ फल भित्ति नहीं पाई जाती, उसे हम क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म कहते हैं। मैं पढ़ाऊंगी जिम्नोस्पर्म में कौन कौन से आते हैं। जैसे आपका साबूदाना किससे प्राप्त किया जाता है? साइकस से। पाइनस से पाइनस का तेल प्राप्त किया जाता है, वो किसके सदस्य हैं? जिम्नोस्पर्म के सदस्य हैं। मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, अब इसके बाद इसका जो दूसरा सदस्य है उसको हम क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म कहते हैं। आप क्या कहेंगे? एंजियोस्पर्म कहेंगे। और एंजियोस्पर्म को आप हिंदी में क्या कहते हैं? आवर्त बीजी। क्या कहते हैं? आवर्त बीजी। आज का पादपों का जो चरम समुदाय है, ये पादपों का क्या है? चरम समुदाय। अब आप चरम समुदाय का मतलब समझ गए होंगे। चरम समुदाय का मतलब एंजियोस्पर्म के आगे आप नहीं पढ़ेंगे। लास्ट जो पीढ़ी आपको मिलेगी वो कौन सी मिलेगी? एंजियोस्पर्म मिलेगी। और एंजियोस्पर्म को आप क्या कह रहे हैं? आवर्त बीजी, यानी कि जिनके बाहर की तरफ क्या पाई जा रही है? बीजों के बाहर की तरफ फल भित्ति पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो इस तरीके से पादपों का क्या किया गया है? वर्गीकरण किया गया है। इनमें से एक एक ग्रुप के बारे में हमें पढ़ना है। एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ, ध्यान से सुनना, बोर्ड की तरफ ध्यान कम देना, मैं जो बोल रही हूं उसको दिमाग में सेट करना। ठीक है, नाम भी आपको क्या करने हैं? याद करने हैं। सबसे पहले प्लांट क्लासिफिकेशन में हम पादपों को 2 वर्ग में बांट देते हैं, यानी कि उसके 2 ग्रुप्स बना देते हैं। एक को क्या कहते हैं? क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स को हिंदी में क्या कहा जाता है? अपुष्पोद्भिद पादप या फिर बीज रहित पादप, यानी कि इन पादपों के अंदर ना तो पुष्प बनते हैं और ना ही क्या बनते हैं? बीज बनते हैं। अब क्रिप्टोगैम्स को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक थेलोफाइटा हो गया, दूसरा ब्रायोफाइटा हो गया, और तीसरा कौन सा हो गया? टेरिडोफाइटा हो गया। ठीक है, फिर हम क्या देखते हैं कि जो थेलोफाइटा है इसके भी 2
लास्ट में ग्रुप बनाए गए हैं। एक को आप एल्गी शैवाल कहते हो, दूसरे को क्या कहते हैं, फंगाई कहते हैं। लेकिन फंगाई को अब यहां से हटा दिया गया है। फंगाई का एक अलग से जगत बनाया गया जो हम पंच जगत प्रणाली में पढ़ेंगे, 5 किंगडम थ्योरी के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या कहा आपको कि इसके बाद हम पढ़ते हैं फिनेरोगैम्स को। फिनेरोगैम्स को आप क्या कहते हैं, पुष्पोद्भिद पादप या बीज सहित पादप, यानी कि इनमें फ्लावर्स भी बनते हैं और इनमें बीज भी बनते हैं। ठीक है, फेनेरोगैम्स में पादप कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक क्या होगा, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को आप क्या कहते हैं, अनावृत बीजी, यानी बीज तो बनेंगे लेकिन उनके बाहर की तरफ फल भित्ति नहीं पाई जाती। दूसरे कौन से होते हैं, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को आप क्या कहते हैं, चरम समुदाय भी कहा जाता है। और एंजियोस्पर्म क्या है, एंजियोस्पर्म में ऐसे बीज बनते हैं जिसके बाहर की तरफ फल भित्ति भी पाई जाती है, तो इनको क्या कहा जाता है, आवृत बीजी भी कहा जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई है तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्रिप्टोगैम्स के बारे में। किसको पढ़ेंगे, क्रिप्टोगैम्स को पढ़ेंगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि इतना टाइम नहीं है भाई, इतना टाइम नहीं है, जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका। विपुल जी बोल रहे हैं क्लास को शेयर करो, करवाओ भाई क्लास को शेयर, जल्दी करवाओ। सुनील कुमार जी पहुंच रहा है, लेकिन मैंने अभी कहा ना मैं बीच में कमेंट नहीं पढ़ूंगी, मैं बीच में कमेंट नहीं पढ़ूंगी आज, क्योंकि बॉटनी है, थोड़े से टेक्निकल वर्ड है आपको याद करवाने की। मैंने अगर प्रॉमिस किया है कि मैं आपको याद करवाऊंगी तो आप भी तो मेरा साथ दो कम से कम। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, मैं आगे चलूं। ओके चलो भाई, लास्ट में मैं 5 मिनट ले लूंगी आपसे बात करने के लिए, आराम से बात करना, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे भी बात करनी है आपसे, मुझे भी आपसे बात करनी है। ओके हो गया ये। तो ये हमारा प्लांट क्लासिफिकेशन था जिसको एक बार नॉर्मली हमने समझ लिया है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्रिप्टोगैम्स को। किसको पढ़ेंगे, क्रिप्टोगैम्स। और क्रिप्टोगैम्स को आप अपुष्पोद्भिद पादप या फिर आप क्या कह सकते हैं, बीज रहित पादप कह सकते हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे, क्रिप्टोगैम्स के बारे में पढ़ेंगे। अब मेरी बात सुनो, ये जो क्रिप्टोगैम्स है इसके 2 लक्षण तो आप पहले ही नोट कर लो। क्रिप्टोगैम्स के अंदर फ्लावर्स यानी कि जो फूल हैं वो क्या होंगे, आप क्या कहेंगे, एब्सेंट होंगे, फ्लावर्स नहीं बनते। किसमें, क्रिप्टोगैम्स में। फिर आप क्या लिखेंगे कि अगर फ्लावर्स नहीं बनेंगे तो क्रिप्टोगैम्स के अंदर जो सीड है, जो बीज है, ये भी क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। सवाल क्या बनेगा कि क्रिप्टोगैम्स के मुख्य लक्षण बताओ। सवाल क्या बनेगा, क्रिप्टोगैम्स के मुख्य लक्षण बताओ। मुख्य लक्षण क्या है, तो आप क्या कहेंगे, क्रिप्टोगैम्स के मुख्य लक्षण है कि क्रिप्टोगैम्स में फ्लावर्स नहीं बनते, फूल नहीं बनते, और क्रिप्टोगैम्स में अगर फूल नहीं बनेंगे तो बीज भी नहीं बनेंगे। ठीक है, अब देखो इस क्रिप्टोगैम्स का पहला मेंबर लेते हैं हम, और वो कौन सा होता है, थैलोफाइटा। कौन सा होता है, थैलोफाइटा होता है। ऐसे करके हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे, थैलोफाइटा को पढ़ेंगे। अब थैलोफाइटा क्या है, सबसे पहले तो देखो थैलोफाइटा का मतलब क्या है। यहां से एक वर्ड निकलेगा जो कौन सा होता है, थैलस। क्या वर्ड लिखा है मैंने, थैलस वर्ड लिखा है। अब देखो ये थैलस क्या है, सबसे पहले इसको समझो। मैं पहला पॉइंट लिखूंगी, मैं लिखवा रही हूं आपको, नोट्स आप साथ साथ लिखते जाना। थैलोफाइटा का जो शरीर है, ठीक है, ये इसका जो शरीर है, इसकी जो बॉडी है वो कैसी होती है, थैलस होती है। ठीक है, कैसा होता है, थैलस होता है। अब आप कहोगे कि मैडम ये थैलस क्या है, ठीक है, तो थैलस क्या है, थैलस का मतलब आप लिख लेंगे कि पादप भागों में विभाजित नहीं होता। पादप भागों में विभाजित नहीं होता, पादप भागों में विभाजित नहीं होता। अब इसका मतलब क्या है, पादप भागों में विभाजित नहीं होता, इसका मतलब क्या है, मान लो मैंने आपको एक हरा शैवाल दिया, मैंने आपको क्या दिया, एक हरा शैवाल दिया, और मैंने ये कहा कि बताओ इसकी जड़ें कहाँ हैं, इसकी पत्तियां कहाँ हैं, इसका सूट कहाँ है, रूट कहाँ है, स्टेम कहाँ है, तना कहाँ है। तो आप क्या बोलोगे कि मैडम नहीं, आप सबने देखा होगा शैवाल, अरे भाई पानी के अंदर बारिश के दिनों में देखा होगा मिट्टी पे हरी हरी लेयर बन जाती है, तो क्या उस लेयर के अंदर आप तना, पत्तियां,
जो भी भाग हैं इसके, इन जड़ें होगी, क्या इसको अलग अलग बता सकते हैं? नहीं बता सकते ना। तो उस संरचना को आप क्या कहते हैं? थैलस कहते हैं। यानी कि पादप किसके अंदर? आप बोल सकते हैं पत्तियों के अंदर, या फिर आप बोल सकते हैं तना हो गया, या फिर आप बोल सकते हैं जड़ हो गया, या इन सब में क्या नहीं हो सकता? विभाजित नहीं हो सकता। इन सब में विभाजित नहीं हो सकता। उन पादपों का शरीर कैसा होता है? थैलस समान होता है। कैसा होगा? थैलस के समान। तो पहला कैरेक्टर तो आपको क्या याद हो गया? पहला कैरेक्टर आपको याद हो गया कि थैलोफाइटा के जो सदस्य हैं उनका जो काय होता है, शरीर होता है, वो कैसा होता है? थैलस समान होता है। और थैलस को अपन क्या कहेंगे कि जितने भी थैलस हैं वो अपने जो भी पादप जिनका शरीर थैलस है वो कभी जड़ तना पत्तियों के अंदर विभाजित नहीं हो सकता। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? थैलस कहते हैं। इसके बाद में देखो, ये थैलोफाइटा किसका सदस्य है? आप क्या कहेंगे? मैडम क्रिप्टोगैम्स का है। तो जो मेन लक्षण क्रिप्टोगैम्स के हैं वो ही किसके होंगे? थैलोफाइटा के होंगे। यानी आप क्या कहेंगे कि इन थैलोफाइटा के सदस्यों में फ्लावर्स भी नहीं बनते, क्योंकि जो लक्षण क्रिप्टोगैम्स के हैं वो तो थैलोफाइटा में आएंगे ही आएंगे। तो आप क्या कहेंगे? इनमें फ्लावर्स भी नहीं बनते, यानी फ्लावर्स भी क्या है? एब्सेंट है। इसके बाद आप क्या कहोगे कि अगर फ्लावर्स नहीं बन रहे तो यहाँ सीड भी क्या होता है? एब्सेंट होता है, यानी यहाँ बीज भी नहीं बनता। भाई कभी शैवाल के फूल देखे हैं क्या? फ्लावर्स देखे हैं? नहीं देखे। क्या कभी शैवाल में सीड बने हैं, बीज बने हैं? नहीं बने। ठीक है, मतलब वो किसके अंदर आते हैं? थैलोफाइटा के अंदर। और थैलोफाइटा किसके अंदर आता है? क्रिप्टोगैम्स के अंदर आता है। इसके बाद देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है? आपको क्या लिखना है? एक नाम आपने सुना होगा वेस्कुलर सिस्टम। एक नाम आपने सुना होगा किसका? वेस्कुलर सिस्टम का। और वेस्कुलर सिस्टम को हम क्या कहते हैं? संवहन उत्तक कहते हैं। वेस्कुलर सिस्टम को हम क्या कहते हैं? संवहन उत्तक कहते हैं। और ये जो वेस्कुलर सिस्टम है, देखो जो संवहन उत्तक है, संवहन का मतलब समझ गए? ट्रांसपोर्ट करने वाला उत्तक पादपों के अंदर। भाई हमारे अंदर तो डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्या ऐसा सिस्टम पादपों में है? नहीं है। लेकिन फिर भी पादपों के हर एक भाग तक भोजन पहुंच रहा है, हर एक भाग तक मिनरल्स पहुंच रहे हैं, हर एक भाग तक जल पहुंच रहा है, हर एक भाग तक गैसेज पहुंच रही है। तो उनका संवहन कौन करता? तो उनका संवहन करने के लिए क्या पाए जाते हैं? संवहन उत्तक पाए जाते हैं, यानी वेस्कुलर सिस्टम पाए जाते हैं, या फिर वेस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वेस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं। अब देखो ये जो वेस्कुलर टिश्यू है ये कितने प्रकार के होते हैं? तो आप क्या कहेंगे? 2 प्रकार के होते हैं वेस्कुलर टिश्यू। एक कौन सा हो गया? आप क्या कहेंगे? मैडम जाइलम होता है। और दूसरा पूछूं तो आप क्या कहेंगे? फ्लोएम होता है। दूसरा कौन सा होता है? फ्लोएम होता है। देखो ये जो जाइलम है, जाइलम किसका परिवहन करता है? तो ये किसका परिवहन करेगा? जल का परिवहन करता है। किसका परिवहन करेगा? जल का, वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। ये जो फ्लोएम है, ये फ्लोएम किसका करता है? तो आप क्या कहेंगे? भोजन का ट्रांसपोर्ट करता है। भोजन कहाँ बनता है? पत्तियों में बनता है। तो भोजन का क्या करता है? परिवहन करता है, भोजन का ट्रांसपोर्ट करता है। यानी अभी हमने किसको समझा है? क्या हुआ संजय सेन? अभी हमने किसको समझा है? वेस्कुलर सिस्टम को समझा है। वेस्कुलर सिस्टम, हाँ रिपीट कर रही हूं, जो संवहन उत्तक है, संवहन उत्तक क्या करते हैं? पादपों के प्रत्येक भाग तक गैस, जल, खनिज लवण, भोजन, इनको क्या करते हैं? पहुंचाते हैं। ठीक है, अब इनको पहुंचाने के लिए 2 अलग उत्तक होते हैं। एक का नाम क्या होता है? जाइलम उत्तक, और दूसरे का नाम क्या होता है? फ्लोएम उत्तक। ये जाइलम क्या करता है? पादपों के अंदर किसका परिवहन करता है? जल का। आप जैसे जाइलम याद रख लेंगे और जैसे क्या याद रख लेंगे? जल याद रखेंगे। तो जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम करता है। और भोजन का परिवहन, जो पत्तियों में भोजन बनता है, उस भोजन को पादप के प्रत्येक भाग तक, भाई रूट को भी तो चाहिए ना भोजन, तो जड़ तक कौन लेके आता है? पत्तियों से। तो आप क्या कहेंगे? फ्लोएम लेके आता है। क्या कौन लेके आता है? फ्लोएम लेके आता है। तो ये 2 संवहन उत्तक हैं जो किसके अंदर पाए जाते हैं? पादपों के अंदर पाए जाते हैं। क्लियर है? लेकिन आपको ये बात याद रखना है कि जो थैलोफाइटा के जो सदस्य हैं, इन थैलोफाइटा के सदस्यों के अंदर वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है? एब्सेंट होता है।
वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है, एब्सेंट होता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट था भाई। थैलोफाइटा के जितने भी सदस्य हैं उन थैलोफाइटा के सभी सदस्यों के अंदर वेस्कुलर सिस्टम, परिवहन तंत्र या संवहन तंत्र क्या होगा, एब्सेंट होगा, क्या होगा, अनुपस्थित होगा। ठीक है, अब देखो जब वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट है तो आपका सवाल क्या होना चाहिए कि मैडम फिर उस पादप के अंदर परिवहन कैसे होता होगा, पादपों के अंदर। अब देखो आप सबने सवाल देखा है जिसे हम हमारी घर की भाषा में, घर की लैंग्वेज में काई बोलते हैं कि काई लग गई। ठीक है, उस काई को फिर हटाया जाता है। जैसे पशुओं को पानी पिलाने की जो जगह होती है जहां पे हम पानी भरते हैं उसके अंदर मोस्टली सेवाल लगे हुए होते हैं, घर वाले नहीं बोलते क्या काई लग गई यहाँ पे। तो उन सेवालों को आपने कभी देखा है? देखो वो जो सेवाल है बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे पपड़ी सी जमी हुई है। वो कोई पादप लग रहा है क्या आपको? नहीं लग रहा। तो जो बड़े बड़े पादप हैं कि भाई जिनकी लंबाई बड़ी बड़ी लंबी है तो उनके अंदर भोजन पहुंचाने के लिए, पानी पहुंचाने के लिए भाई एकदम से प्रेशर तो लगता नहीं है कि चला जाए। ठीक है, तो होगा क्या, वेस्कुलर सिस्टम वहां होना चाहिए। लेकिन जो सेवाल है, सेवाल तो बिल्कुल क्या है, प्लेट मतलब पट्टी समान है। तो इतना छोटा सा सेवाल है, उसके अंदर परिवहन के लिए क्या वेस्कुलर सिस्टम की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। मतलब उसके अंदर विसरण से एक प्रक्रिया आपने पढ़ी है, विसरण मैंने पढ़ाई भी है पीछे, जिसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। आप क्या कहेंगे? डिफ्यूजन कहेंगे, विसरण कहेंगे। कि इस विसरण विधि से क्या हो सकता है, इन पादपों के अंदर भोजन और जल का क्या हो सकता है, परिवहन हो सकता है। किस विधि से हो सकता है? विसरण विधि से हो सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? मुझे ये बताओ, इतनी बात समझ में आ गई आपको? थैलोफाइटा शरीर कैसा होता है? आप क्या कहेंगे? थैलस। थैलस का मतलब पादप जड़ तना पत्ती के अंदर विभाजित नहीं हो सकता, इनमें फ्लावर्स भी नहीं बनते, इनमें बीज भी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। आप क्या कहेंगे कि इनके अंदर जो वेस्कुलर सिस्टम है, संवहन तंत्र भी क्या होगा, एब्सेंट होगा। वेस्कुलर सिस्टम में दो टिश्यू आते हैं, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। जाइलम किसका परिवहन करता है? जल का परिवहन करता है। और फ्लोएम किसका परिवहन करता है? भोजन का परिवहन करता है। ओके, इसके बाद आप क्या कहेंगे कि अगर वेस्कुलर सिस्टम नहीं है, वेस्कुलर सिस्टम नहीं है, अगर वेस्कुलर सिस्टम नहीं है तो फिर पादपों के अंदर परिवहन कैसे होता है? तो आप क्या कहेंगे? विसरण या फिर डिफ्यूजन विधि से इनमें क्या हो सकता है, परिवहन हो सकता है। इतना क्लियर है? क्लियर है? चलो आगे। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से लेना है तो मैं आगे चलती हूं। फिर प्रजापति जी आप क्लास से चले जाओ वरना ब्लॉक हो जाओगे, पहले बता रही हूं आपको। मुझे इतने दिन कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कम से कम 10 दिन हो गए आज हर क्लास के अंदर। हर क्लास में आपका नाटक है। अगर आपको पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ो ना, क्यों फालतू में टीचर का दिमाग खराब करते हो? चलो ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखो थैलोफाइटा के अंदर सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे? एल्गी को पढ़ेंगे, यानी किसके बारे में पढ़ेंगे? सेवाल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, अब देखो, अब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अब आप हेडिंग लिखेंगे सेवाल। और सेवाल किसका सदस्य होता है? थैलोफाइटा का सदस्य होता है। सेवाल किसका सदस्य है? तो आप क्या कहेंगे? थैलोफाइटा का सदस्य है। तो आप अब हेडिंग लिखो, आप हेडिंग लिखेंगे सेवाल या फिर एल्गी। सेवाल या फिर एल्गी। हम अब किसकी बात करेंगे? सेवालों के बारे में पढ़ेंगे, एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है सेवाल या फिर एल्गी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहले अगर आपसे पहला सवाल, देखो सेवालों से क्या बनेगा, सबसे पहला सवाल बनेगा स्टडी ऑफ एल्गी। स्टडी ऑफ एल्गी, स्टडी ऑफ एल्गी यानी सेवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ एल्गी क्या कहलाता है? तो आपका आंसर आना चाहिए फाइकोलॉजी। क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी अच्छे से याद रख लेना, सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि स्टडी ऑफ एल्गी, सेवालों का अध्ययन किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? फाइकोलॉजी को कहा जाता है। ठीक है, फाइकोलॉजी को सेवालों का, फाइकोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं? एल्गी की स्टडी करते हैं, सेवालों का अध्ययन करते हैं। फिर आप क्या लिखेंगे कि ये जो सेवाल है ये किस आकार के होते हैं? तो आप क्या कहेंगे? थैलस के समान। किसके समान होते हैं? थैलस के समान। और अभी मैंने आपको बता ही दिया
है कि थैलस के समान क्या है, थैलस क्या है आपको बता दिया, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये कैसे होते हैं, थैलस के समान होते हैं, कौन, एल्गीज यानी कि शैवाल। इसके आगे देखो कि ये जो शैवाल है, मोस्टली जो शैवाल है वो किस कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, हरे रंग के होते हैं। अब आप बोलोगे कि नहीं मैडम शैवाल तो लाल रंग के भी होते हैं, हरे के साथ साथ कैसे होते हैं, ब्लू कलर के भी होते हैं, ठीक है, ब्राउन कलर के भी होते हैं। तो उन सब की बात अभी हम आगे करेंगे। एक बार आप इसको नॉर्मली पढ़ लो। नॉर्मली क्या पढ़ेंगे कि जो नॉर्मल जितने भी जो शैवाल होते हैं वो कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, हरे रंग के होते हैं। अब मैंने आपको पीछे जब मैंने पढ़ाया था तो वहां मैंने बताया होगा सेल वाले चैप्टर में, अभी हुआ ही है पीछे चैप्टर, कि ग्रीन कलर का कारण क्या है। ग्रीन कलर का कारण ये है क्योंकि शैवालों के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। मैंने ये भी बताया था कि क्लोरोफिल की धातु क्या होती है, मैग्नीशियम धातु होती है। क्लोरोफिल की धातु क्या होती है, मैग्नीशियम धातु होती है। तो क्लोरोफिल को आप हिंदी में क्या कह देते हैं, पर्णहरित कह देते हैं। क्या कह देंगे, पर्णहरित कह देंगे। तो जो क्लोरोफिल है, इस क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण जो अधिकांश शैवाल हैं वो कैसे होते हैं, हरे होते हैं। कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं। अब आपको पता है कि अगर इन शैवालों के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है तो ये शैवाल क्या करते हैं, क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति के अंदर प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया से, कौन सी अभिक्रिया से, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, मैंने पढ़ा दी है आपको, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया से अपना भोजन क्या कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ऑटोट्रोप्स। क्या कहा जाता है, ऑटोट्रोप्स। और ऑटोट्रोप्स का मतलब क्या होता है, स्वयंपोषी। ऑटोट्रोप्स का मतलब क्या होता है, स्वयंपोषी होता है। यानी पादप क्या कर सकते हैं, पादप शैवालों के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल प्रेजेंट होने के कारण ये क्लोरोफिल कौन सी अभिक्रिया करवाता है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। और प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया की उपस्थिति के अंदर ये क्या कर सकते हैं, ऑटोट्रोपिक की तरह अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ऑटोट्रोप्स या फिर स्वयंपोषी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है इतना। अब देखो इसके बाद में, इसके आगे की बात करें तो ये जो शैवाल है, देखो शैवालों का आपसे पूछा जाता है संचित भोजन, कि शैवालों का संचित भोजन क्या होता है, स्टोर फूड क्या होता है। अब मेरी बात सुनो कि शैवाल है वो लगभग किसके समान है, पादपों के समान है। अभिक्रिया लगभग किसके समान हो रही है, पादपों के समान हो रही है। तो संचित भोजन, अब आप मुझे बता दोगे, मुझे विश्वास है कुछ एक स्टूडेंट पर, कि शैवालों का पादपों का जो संचित भोजन है वो क्या होता है। तो आप कहेंगे मैडम क्या होता है, स्टार्च होता है, या फिर आप क्या कह सकते हैं, मंड कह सकते हैं, या फिर आप क्या कह सकते हैं, मंड कह सकते हैं। तो स्टार्च या फिर मंड पादपों का क्या है, संचित भोजन है। तो यही संचित भोजन किसका होता है, शैवालों का होता है। किसका होता है, एल्गी का होता है। इसके बाद देखो शैवालों के अंदर क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सेल वॉल। कोशिका में पढ़ा दिया है मैंने। सेल वॉल क्या होती है, आप क्या बोलेंगे मैडम, कोशिका भित्ति होती है। सेल वॉल क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है। मैंने आपको वहीं पे पढ़ाया था कि सेल वॉल पादपों में भी होती है, शैवालों में भी होती है, कवक में भी होती है और बैक्टीरिया में भी होती है। ये सब में होती है लेकिन अलग अलग पदार्थों से मिलकर बनी होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ शैवालों की सेल वॉल, कोशिका भित्ति कौन से पदार्थ से मिलकर बनी होती है, तो आपका आंसर आना चाहिए किससे मिलकर बनी है, सेल्यूलोज से मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी होती है, सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी है, सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। इसके बाद आपसे सवाल पूछा जाए कि बताओ शैवाल की उपस्थिति कहां कहां देखी जा सकती है, कि शैवाल कहां कहां पाया जा सकता है। ठीक है, तो देखो शैवाल की उपस्थिति की यदि मैं बात करूं, यहां लिख रही हूं कि शैवाल की उपस्थिति पूछी जाए तो सबसे पहले तो अपन क्या कह सकते हैं कि जो नॉर्मल वाटर है, आप क्या कहेंगे कि जो नॉर्मल वाटर होता है, जो नॉर्मल पानी है, इस नॉर्मल वाटर के अंदर किसकी उपस्थिति देखी जा सकती है, शैवालों की उपस्थिति देखी जा सकती है। नॉर्मल वाटर में किसकी उपस्थिति देखी जाती है, शैवालों की। इसके अलावा शैवालों की उपस्थिति कहां कहां देखी जा सकती है, इसके अलावा शैवालों की उपस्थिति कहां कहां देखी जा सकती है, तो नॉर्मल वाटर के अलावा शैवालों की उपस्थिति आप कहेंगे मेराइन वाटर। आप क्या कहेंगे, मेराइन जो वाटर होता है,
मैराइन जो वाटर होता है, इस मैराइन वाटर के अंदर भी किसकी उपस्थिति देखी जा सकती है? शैवालों की उपस्थिति देखी जा सकती है। यानी कि सिंपल याद रखो कि जो वाटर है, जो पानी है, वो हो सकता है मैराइन हो, यानी साल्टी वाटर भी तो हो सकता है, लवणीय जल भी तो हो सकता है, और जो हमारा नॉर्मल वाटर है वो भी तो हो सकता है। यहाँ पे किसकी उपस्थिति देखी जा सकती है? शैवालों की उपस्थिति देखी जा सकती है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, क्या किसी एनिमल पर, क्या किसी जंतु पर शैवाल की उपस्थिति देखी जाती है? क्या ऐसा कौन सा जंतु है जो शैवाल, जिसके ऊपर शैवाल उग सकते हैं? भाई हमने मिट्टी पर, पानी के अंदर तो शैवालों को उगते हुए देखा है, लेकिन क्या कोई ऐसा एनिमल है, क्या कोई ऐसा जंतु है जिसके ऊपर शैवाल उग सकते हैं? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कि क्या कोई ऐसा एनिमल है? जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे। देखो फिर टाइम होने वाला है, जल्दी बताओ। और ये सवाल आज लगभग कंप्लीट भी करना है। जूक्लोरेला, जंतु बताना, एनिमल। अगर आपने एनसीईआरटी, हाँ अजय मिल्क जी आप सही गए हैं, आप सही गए। अजय मिल्क जी यू आर राइट, वेरी गुड। चलो ठीक है, हाँ रिपीट कर दूंगी, मैं रिपीट कर दूंगी, ठीक है। मैंने क्या कहा कि क्या ऐसा कोई एनिमल है? अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है ना, तो एनसीईआरटी में आपने एक नाम देखा होगा, स्लूथ बियर, ठीक है। स्लूथ भालू होता है एक, स्लूथ बियर, स्लूथ भालू, स्लूथ बियर। और इस स्लूथ बियर को, स्लूथ का मतलब होता है हिंदी में आलसी, क्या कहा जाता है? आलसी। यानी एक स्लूथ बियर होता है, एक आलसी भालू होता है जो बहुत लेजी होता है। बहुत लेजी का मतलब उठ के खा लिया और फिर 4-5 दिन ऐसे ही पड़ा रहेगा, फिर खा लिया फिर ऐसा ही पड़ा रहेगा, तो उसके ऊपर क्या लग जाती है? काई लग जाती है। यानी कि उसके ऊपर क्या उगने लग जाते हैं? शैवाल उगने लग जाते हैं। क्या उगने लग जाते हैं? शैवाल उगने लग जाते हैं। तो ये आलसी भालू एक ऐसा जंतु है जिसके ऊपर भी क्या उग जाते हैं? शैवाल उग जाते हैं। जो एनसीईआरटी है ना अपनी, उस एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, आप अच्छे से देखना। एनसीईआरटी में एक डायग्राम दे रखा है स्लूथ बियर का, यानी कि आलसी भालू का। उसके ऊपर दिखा रखा है कि किस तरीके से उसके ऊपर एल्गी या फिर शैवाल उग जाती है। क्लियर है इतना? तो ये भी, ये इंपॉर्टेंट है, ये सवाल अच्छा बन जाता है कि ऐसा कौन सा जंतु है जिसके ऊपर एल्गी या फिर शैवाल उग सकती है। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? उसका नाम स्लूथ बियर या फिर आलसी भालू भी इसको कहा जाता है, जो एनी टाइम सोता ही रहता है, एनी टाइम सोता ही रहता है, ठीक है। इसके ऊपर क्या उग सकते हैं? शैवाल उग सकते हैं। ओके, चलो आगे, चलो आगे, ठीक है। अब देखो इसके बाद में ये जो शैवाल हैं, अब इसके बाद में जो ये शैवाल पड़े, हमने इन शैवालों का उपयोग क्या हो सकता है? भाई अगर शैवाल हैं तो शैवालों का कोई ना कोई उपयोग तो होगा, तो वो उपयोग क्या हो सकता है? शैवालों के टाइप हम आगे पढ़ेंगे, अभी टाइम कम है इसलिए मैं आपको थोड़ा सा शैवालों के उपयोग पढ़ा देती हूँ कि शैवालों के यूज क्या है, शैवालों के उपयोग क्या है। और ये तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से सवाल अच्छा पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो शैवालों के उपयोग में सबसे पहला उपयोग आपको लिखना है, CO2 का स्थिरीकरण करते हैं। CO2 का स्थिरीकरण, और स्थिरीकरण का मतलब फिक्सेशन करना। CO2 का क्या करते हैं? स्थिरीकरण करते हैं। अब आप बोलोगे मैडम CO2 का स्थिरीकरण कैसे करते हैं? CO2 का स्थिरीकरण कैसे करते हैं? तो आप क्या कहेंगे? CO2 का स्थिरीकरण, भाई शैवाल क्या है? एक प्रकार के पादप हैं, और आपको पता है कि पादप कौन सी गैस लेते हैं? CO2 गैस। और कौन सी गैस छोड़ते हैं? O2 गैस। यानी ये CO2 गैस लेते हैं और कौन सी गैस छोड़ते हैं? O2 गैस। तो जब ये CO2 गैस ले रहे तो उसका उपयोग किस में कर रहे हैं? CO2 गैस को काम में लेके क्या बना रहे? ग्लूकोज बना रहे, C6H12O6 ग्लूकोज बना रहे। तो इस CO2 को इन्होंने किस में कन्वर्ट कर लिया? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लिया। यानी जो CO2 है उसको क्या कर रहे हैं? फिक्स कर रहे हैं, उनकी क्या कर रहे हैं? फिक्सेशन कर रहे हैं, उनका क्या कर रहे हैं? स्थिरीकरण कर रहे हैं। तो पहला काम तो आप याद रख लेना कि शैवाल CO2 का क्या करते हैं? परिवहन करते हैं, फिक्सेशन
तरते हैं। इसके बाद दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट काम, इनको हम फूड स्टफ के रूप में भी काम में ले सकते हैं, यानी कि खाने के भी काम में लिया जा सकता है। तो खाने के काम में भी लिया जा सकता है, खाने के काम में भी लिया जाता है। अब कौन से सेवाल हैं जिनको खाने के काम में लिया जाता है, ये सवाल अच्छा बन जाता है। कौन से सेवाल हैं इनको खाया जा सकता है, या फिर खाने योग्य सेवाल कौन से होते हैं। देखो सेवालों को क्यों खाया जाता है, क्योंकि ये बहुत कम होते हुए भी हमें बहुत अच्छी मात्रा में क्या दे जाते हैं, प्रोटीन दे जाते हैं। और ज्यादातर सेवालों को किस रूप में खाया जाता है, सलाद के रूप में। किसके रूप में खाया जाता है, सलाद के रूप में। जो सैलेड होता है, जो सलाद होता है, इस सलाद के रूप में हम किसको खा सकते हैं, सेवालों को खा सकते हैं। और वो सेवाल कौन से हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आपने नाम सुना होगा क्लोरेला का। क्या नाम सुना है, क्लोरेला। अब इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना, किसको, क्लोरेला को। क्लोरेला बहुत अच्छा सेवाल है, मशरूम फंगाई है, बुपेजी मशरूम फंगाई है। हम यहाँ केवल सेवाल पढ़ रहे हैं। तो खाने योग्य सेवाल कौन सा है, आप क्या कहेंगे, क्लोरेला है। क्लोरेला आप ब्रैकेट में लिख देंगे, खाने योग्य सेवाल। क्लोरेला क्या होता है, खाने योग्य सेवाल होता है, खाने योग्य एल्गी होता है। ठीक है, अब देखो इस क्लोरेला को अंतरिक्ष का भोजन भी कहा जाता है। क्लोरेला को क्या कहा जाता है, अंतरिक्ष का भोजन कहा जाता है। अंतरिक्ष का भोजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो अंतरिक्ष यात्री है भाई, वो इतना टिफिन भर भर के तो ले जा नहीं सकते भाई। 15-20 दिन जब अंतरिक्ष में गए हुए हैं, तो 15-20 दिन का खाना या तो उनको गैस सिलेंडर सब साथ ले जाना पड़ेगा, या फिर टिफिन भर भर के लेके जाएंगे खाने के। तो अब ऐसा तो चलेगा नहीं, तो उनको क्या दिया जाता है, ऐसा कुछ भोजन दिया जाता है जो छोटे छोटे पाउच के रूप में होते, और वो उनको अच्छी प्रोटीन और अच्छी क्या दे सकता है, एनर्जी दे सकता है। तो ये क्लोरेला एक ऐसा सेवाल है जो बहुत कम मात्रा में होते हुए भी अच्छी प्रोटीन प्रोवाइड कर सकता है। इसीलिए हम क्लोरेला को क्या कहते हैं, अंतरिक्ष का भोजन भी कहा जाता है, फूड ऑफ स्पेस ट्रेवल। ठीक है, यानी जितने भी स्पेस के जो ट्रेवलर्स हैं, यात्री हैं, वो क्या करते हैं, भोजन के रूप में किसको खाते हैं, क्लोरेला को खाते हैं। क्या क्लियर है, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद देखो एक सेवाल और है, उसका नाम है अल्वा। अल्वा क्या नाम होता है, अल्वा, ULVA से लिखते हैं। क्या नाम होता है, अल्वा नाम होता है। ये जो अल्वा सेवाल है ये भी खाया जाता है, और अल्वा सेवाल को किस रूप में खाते हैं हम, सलाद के रूप में। जो सैलेड होता है, जो सलाद होता है, सलाद बनाकर खाया जाता है, किसको, अल्वा को कहा जाता है। किसको खाएंगे, अल्वा को खाएंगे। ठीक है, तो कुछ एक नाम आपको याद रखने जिनसे सवाल पूछा जाता है। क्लोरेला से पूछा जाता है, अल्वा से क्या पूछा जाता है, अल्वा से ये बनेगा समुद्री सलाद। आपसे सीधा सवाल पूछा जाएगा कि समुद्री सलाद किसे कहते हैं, समुद्री सलाद। सवाल क्या बनेगा, समुद्री सलाद किसे कहा जाता है, यानी कि ऐसा कौन सा जीव है जिससे हम सलाद बना सकते हैं, जो किसमें पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है। तो उसे आप क्या कहेंगे, अल्वा कहेंगे। तो अल्वा क्या हो गया, आपका समुद्री सलाद हो गया। और क्लोरेला को स्पेस के जो यात्री हैं वो भोजन के रूप में लेके जाते हैं, क्योंकि ये बहुत कम मात्रा में होते हुए भी हमें अच्छी मात्रा में क्या दे देता है, प्रोटीन दे देता है। सरगासम भी है, और कौन सा हो सकता है आपका, सरगासम भी हो सकता है। क्लियर है इतना। देखो आज का टाइम हो गया है, अब 1-2 मिनट बची है, और अभी ये पूरा नहीं हुआ है, सवाल पूरा नहीं हुआ है। अब मैं आपकी बात सुन लेती हूँ।